नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी की क्लास बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर पार्ट 15। हम स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स को। कोऑर्डिनेट जो हैं उसके बारे में आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट का हमने क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद में हम वर्टिब्रेटा पे आए। वर्टिब्रेटा जो था उसके अंदर अपने गणेथोस्टोमेटा को पढ़ रहे हैं। गणेथोस्टोमेटा के अंदर हम सुपर क्लास पीसेज को पढ़ रहे हैं। तो पीसेज के हमने करैक्टर देखे थे कल कि पीसेज के जो मुख्य करैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, जिसके बारे में मैंने कल आपको जो हमारा 14 नंबर की जो क्लास थी उसके अंदर आपको पूरा डिटेल में बताया था कि पीसेज के क्या क्या करैक्टर्स होते हैं। अब यदि हम बात करें पीसेज के आगे क्लासिफिकेशन की, तो जो पीसेज का क्लासिफिकेशन है उसको हम पढ़ेंगे। तो पीसेज को वैसे 3 क्लास में बांटा गया है, प्लेकोड्रमी, कॉन्ड्रक्थिज ओस्टिक्थियोज। ओस्टिक्थिज तो यहां पर हम प्लेकोड्रमी की बात करेंगे, उसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि प्लेकोड्रमी विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट फिशेज है, विलुप्त मछलियां हैं। तो इनको यहाँ कोई इतना ज़्यादा पढ़ने का महत्व नहीं है। इसके अंदर से कोई हल्का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यहाँ पर जो मेन अब 2 क्लासेज हैं वो बच गई अपनी कॉन्ड्रक्थिज और ओस्टिक्थिज। तो यहाँ हम कॉन्ड्रक्थिज और ओस्टिक्थिज की बात करेंगे कि ये दोनों जो क्लासेज हैं पीसेज की, जो जीवित हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इनके अंदर से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। इनको हम कंपेरेटिव देखेंगे कि तुलनात्मक देखेंगे कि दोनों के अंदर क्या क्या समानताएं और क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती है। तो इसको आज अपने पढ़ने जा रहे हैं कि जो कॉन्ड्रक्थिज और ओस्टिक्थिज है इन दोनों क्लासेज के अंदर क्या क्या समानताएं और भिन्नताएं होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्टिज और ओस्टिक्टिज की हम बात करें तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये वर्ग द्वारा दिया गया था। 3 वर्ग जो बांटे गए हैं वर्ग थे। वैज्ञानिक जिन्होंने 1940 के अंदर जो पीसेज हैं उसको 3 क्लास में बांटा था, प्लेकोड्रमी, कॉन्ट्रैक्टिज और ओस्टिक्टिज। प्लेकोड्रमी मैंने बताया था विलुप्त मछलियां हैं जिनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्लासिफिकेशन में क्योंकि लुप्त हो चुकी हैं। और अब यहाँ पर जो मेन जो जीवित जातियाँ हैं वो कॉन्ड्रैक्टिज और ओस्टिक्टिज की है। तो मछलियों के लिए मैं आपको बता देता हूँ 40,000 जातियाँ जीवित हैं, उनका अभी तक पता लगाया जा चुका है। और ये जो मछलियाँ होती हैं इनका आकार, आकृति, परिमाप, स्वभाव, आवास में बहुत अधिक विभिन्नताएं पाई जाती है। और ये मोस्टली या तो स्वच्छ जल में रहती है या लवणीय जल में पाई जाती है क्योंकि ये एकदम जलीय जंतु होते हैं जो जल में ही अपना निवास करते हैं। तो 40,000 जातियाँ ज्ञात है अभी तक, उसमें से प्लेकोड्रमी लुप्त हो चुकी है और शेष जो बचा हुआ हमारा वर्ग है कॉन्ट्रैक्टिज और ओस्टिक्टिज, उसकी हम आज बात करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टिज और ओस्टिक्टिज की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनका आवास की। यदि हम बात करें या इनके पहले हमें थोड़ा सा आपको अर्थ बता देता हूँ कि इन दोनों का अर्थ क्या है। सबसे पहले तो कॉन्ड्रियोन शब्द का बना होता है, अर्थ होता है उपास्थि। मछलियां कहते हैं इनको। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बात मैंने कल की क्लास में बताई थी। इनका अंत्य कंकाल
उपास्थि का बना होता है, उपास्थि का बना होता है। इनको अस्थिल मछलियां कहते हैं हिंदी में, अस्थिल मछलियां। क्यों कहते हैं, कल मैंने बताया था, इनका अंतकंकाल अस्थि का बना होता है, कंकाल अस्थि का बना होता है। तो इन दोनों के नाम रखा गया क्योंकि कॉन्ड्रियोन शब्द का मतलब होता है उपास्थि, इक्थिज का मतलब होता है मछली, ओस्टियो का अर्थ होता है अस्थि और इक्थिज का अर्थ होता है मछली। यानी अंतकंकाल उपास्थि का बना हो तो उपास्थिल मछलियां, और यदि अस्थि का बना हो तो अस्थिल मछलियां। अब यदि इनके बात करें मैं आवास की, तो ये आवास जो इनका होता है अधिकतर ये समुद्रवासी होती हैं। ये क्या होती हैं, समुद्रवासी। और ये जो हैं ये अलवणीय व लवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं, अधिकतर जल में पाई जाती हैं। अब ये इनके आवास में थोड़ा सा अंतर है। ये मोस्टली जो है समुद्रवासी होती हैं, यानी कि ये जो है मैराइन वाटर में पाई जाती है, और वो समुद्री जल यानी मैराइन वाटर में भी पाई जा सकती है, और स्वच्छ जल जो अलवणीय जल होता है उसके अंदर भी पाई जा सकती है। अब यदि बात करें इनके शेप की, तो ये आकार डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती हैं। डोर्सो वेंट्रली क्या होती है, फ्लैट होती है, और ये द्विपार्श्वीय रूप से चपटी होती है, चपटी या फ्लैट होती है। अब देखो डोर्सो वेंट्रली कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इनकी पृष्ठ और अधर सतह चपटी होती है। पृष्ठ और अधर सतह क्या होती है, चपटी होती है। पृष्ठ ऊपर वाली सतह है, नीचे वाली सतह कौन सी होती है, अधर। दोनों क्या होती है, चपटी होती है। चपटी का मतलब प्लेट के तरह होता है। और ये द्विपार्श्वीय यानी ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स होती हैं, वो थोड़ी थोड़ी इनकी क्या होती है, किनारों से ये चपटी होती है। तो आकार में भी देखो अंतर आ गया। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है टेल फिन, पूंछ पंख। ये विषम पाली होता है, विषम पाली होता है, हेटेरो सर्कल होता है, और ये होता है समपाली। या होमो सर्कल, ये हेटेरो सर्कल होता है। या द्विपालित भी कह सकते हैं, एक ही बात आई, द्विपालित। अब देखिएगा टेलफिन की यदि हम बात करें, पूछिए पंख की बात करें, विषम पाली का मतलब क्या होता है। जैसे ये टेलफिन है, मान लिया अपने, इसका कोई भी मछली का अपने मान लिया क्या है, टेलफिन है। अब ये टेलफिन जो है, यदि इसकी दोनों पालियां आकार आकृति में समान होती है तो वो क्या कहलाती है, समपाली। और यदि दोनों पालियों में से एक अलग प्रकार की हो, एक अलग आकार की हो, या एक अलग आकार की हो, एक अलग आकार की हो, तो क्या कहलाती है, विषम पाली। अब जैसे यदि हम बात करें, जैसे इसकी ले लें अपनी, तो ये क्या है, समपाली हो गई, मान लें अपनी। ये कौन सी हो गई, समपाली। क्यों, क्योंकि दोनों पालियां आकार आकृति में क्या है, समान है। और यदि ये इस तरह हो, तो ये अवस्था क्या कहलाती है, विषम पाली। ये अवस्था क्या कहलाती है, विषम पाली। एक पाली का आकार छोटा है, दूसरी का आकार क्या है, बड़ा होता है। तो ये टेलफिन। और टेलफिन का काम क्या है, ये मैंने बताया था आपको कि ये चाहे टेलफिन हो, चाहे क्वाड्रल फिन हो, चाहे वेंट्रल फिन हो, चाहे डोर्सल फिन हो, चाहे पेक्टोरल फिन हो, चाहे पेल्विक फिन हो, ये सारे के सारे फिन्स होते हैं, पतवार की तरह काम करते हुए मछली को तैरने में क्या होते हैं, सहायक
होते हैं। अब यदि हम बात करें पेल्विक फिन की, तो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है पेल्विक फिन, जिसको हम कहते हैं श्रोणि पंख। श्रोणि पंख, श्रोणि पंख की यदि हम बात करें तो श्रोणि पंख जो है इसके अंदर पश्च में होता है और शुक्राणु स्थानांतरण के लिए क्लेस्पर का निर्माण करता है। पश्च सतह पर व शुक्राणु स्थानांतरण के लिए क्लेस्पर, हिंदी में अगर बोले तो आलिंगक का निर्माण करता है। अब देखिएगा पेल्विक फिन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि दो तरह के पंख होते हैं, ये युग्मित होते हैं, अंश पंख और श्रोणि पंख, यानी पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन, जिनके बारे में मैंने कल थोड़ा बताया था। पेक्टोरल फिन जो होते हैं वो अंश मेखला की ओर होते हैं और श्रोणि पंख जो होते हैं वो श्रोणि मेखला की ओर होते हैं। और ये जो होते हैं ये युग्मित होते हैं, चाहे अंश पंख हो चाहे श्रोणि पंख हो। और इसके अंदर अब देखिएगा श्रोणि पंख चाहे कॉन्ट्रिक्टिज हो चाहे ओस्ट्रिक्टिज हो, होते पश्च सतह पर ही हैं, क्योंकि श्रोणि मेखला हमेशा पश्च सतह पर ही होती है। शुक्राणु स्थानांतरण के लिए क्लेस्पर का निर्माण करते हैं। अब ये क्लेस्पर क्या है ये आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ डायग्राम से। जैसे ये अपने स्कोलियोडोन बनाते हैं, थोड़ा सा स्कोलियोडोन मछली अपनी, स्कोलियोडोन के अंदर क्या होता है, यहां पर इस जगह यदि हम बात करें, इस तरह दो संरचनाएं होती है। ये संरचनाएं क्या कहलाती है, क्लेस्पर कहलाती है। वैसे तो अपनी ये जब स्कोलियोडोन को पढ़ेंगे पूरा डिटेल में तब ये बात आएगी, अपने रिपीट होगी वापस, तो पर थोड़ा मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये क्लेस्पर क्या होते हैं। ये श्रोणि पंख दूसरा हो गया। अब होता क्या है कि क्लेस्पर जो होते हैं, श्रोणि पंख जहाँ होते हैं उसके थोड़ा नीचे की ओर स्थित होते हैं, जिनको आलिंगक कहते हैं। और ये आलिंगक का काम क्या है कि जैसे ही नर और मादा का संयोग होता है मैथुन के दौरान, कोपुलेशन के दौरान या जनन काल के दौरान, जब ये कहते हैं कि मेल और फीमेल के अंदर कोपुलेशन की क्रिया जब होती है, तो कोपुलेशन के दौरान जो क्लेस्पर है वो फीमेल के वेजाइनल पोर के अंदर जाकर के शुक्राणुओं का स्थानांतरण करते हैं, यानी आलिंगन करते हैं। तो ये संरचनाएं किस में पाई जाती है, केवल कॉन्ट्रिक्टिज में पाई जाती है। जबकि ओस्ट्रिक्टिज में यदि हम बात करें तो ये अग्र सतह पर भी हो सकते हैं और कभी या कुछ मछलियों में, कुछ में पश्च सतह पर व आलिंगक अनुपस्थित होते हैं। और कई बार क्या होता है, इनमें यदि आलिंगिक पाए भी जाते हैं तो ये पेल्विक फिन द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। और यदि आलिंगक उपस्थित तो श्रोणि पंख से निर्मित नहीं होते हैं। अब देखिएगा दोनों में अंतर आ गया। आलिंगक क्या है, श्रोणि पंख का रूपांतरण होता है क्लेस्पर या आलिंगक, जो कि शुक्राणु स्थानांतरण के लिए काम में आने वाले अंग हैं, जो कि कॉन्ट्रिक्टिज में पाए जाते हैं। ओस्ट्रिक्टिज में तो लगभग ये अनुपस्थित होते हैं और सतह इनके अंदर श्रोणि पंख है थोड़े से आगे की ओर हो सकते हैं या पीछे की सतह पर भी हो सकते हैं, परंतु इनमें आलिंगक लगभग अनुपस्थित होते हैं। और यदि अगर उपस्थित होते भी आलिंगक इनमें ओस्ट्रिक्टिज में, तो वो श्रोणि पंखों से निर्मित नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मुख की बात हम करते हैं। मुख, इसमें अधर सतह पर पाया जाता है। कौन सी सतह पर पाया जाता है, अधर सतह पर पाया जाता है।
अधर सतह पर पाया जाता है। जबकि यदि हम ओष्ठिक्तिज की बात करें तो इनके अंदर जो मुख द्वार होता है वो सिर पर अंतस्थ होता है और आकार में परिवर्तनशील होता है। अब देखिएगा कि अधर सतह, जैसे अगर हम बात करें मछली की, जैसे ये तो स्कोलियोडोन के यहां पर मुख पाया जाता है, इस जगह मुख पाया जाता है, यहां पर मुख पाया जाता है। तो ये सतह कौन सी होगी? वेंट्रल पोजीशन होगी बॉडी की, अधर सतह पर पाया जाता है। जबकि इनके अंदर यदि हम बात करें तो मुख जो है यहां पर होता है, ये टर्मिनल सरफेस होती है, ये टर्मिनल सतह होती है, ये अंतस्थ सतह होती है। इनका मुख क्या होता है? भोजन के आकार के हिसाब से परिवर्तनशील होता है, जबकि इनका मुख पहले से ही ऑलरेडी क्या होता है? बड़ा होता है, जो परिवर्तनशील कम होता है। तो दोनों के मुख की स्थिति अपने को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है वो है श्वास रंध्र। श्वास रंध्र की यदि हम बात करें तो इसमें श्वास रंध्र पाए जाते हैं, जबकि उनमें क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, जिनको श्वास रंध्र को इंग्लिश में कहते हैं स्पाइरेकल्स। क्या कहते हैं? स्पाइरेकल्स। श्वास रंध्र इनमें क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, जबकि इनमें क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इनमें क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। जो श्वास रंध्र होते हैं ये गिल रंध्रों के रूपांतरित से बनते हैं और इसमें उपस्थित होते हैं और इनमें अनुपस्थित होते हैं। उपस्थित और अनुपस्थित, उल्टा लिख दिया थोड़ा मैंने। तो जो उपस्थित होते हैं ये गिल रंध्रों से बनी संरचनाएं होती है, गर्सनी के पास में स्थित होते हैं, जबकि इनके अंदर ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और श्वास रंध्र जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि ये जो है श्वसन में सहायक अंग होते हैं। और कुछ मछलियों के अंदर ये अवशेषी रूप में भी पाए जाते हैं, जो केवल उनकी हमें जगह दिखाई देती है, जिनका फंक्शन कई बार इनका उनमें मछलियों में नहीं होता है। उसके बाद में देखें यदि हम अवस्कर द्वार की या क्लोएका की, अवस्कर की, अब इनमें उपस्थित होता है, इनमें क्या होता है? उपस्थित, और इनमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अब अवस्कर क्या होता है? ये मैंने कल बताया था आपको कि कुछ मछलियों के अंदर या कुछ जंतुओं के अंदर, अवस्कर जरूरी नहीं है मछलियों में पाया जाए, कुछ जंतुओं में, जैसे मैंने बात की थी उभयचर में भी, कुछ रेप्टाइल में भी, पक्षियों में भी, इनमें क्या है? अवस्कर या क्लोएका पाया जाता है। और अवस्कर या क्लोएका की परिभाषा मैंने कल भी बताई थी, या क्या विशेषता होती है कि जंतुओं के अंदर जो आहार नाल का अंतिम छिद्र है, उत्सर्जी छिद्र है, और जो जनन छिद्र है वो एक ही छिद्र के रूप में शरीर से बाहर खुलते हैं। इस एक कॉमन छिद्र को हम क्या कहते हैं? अवस्कर कहते हैं। और अब यदि बात करें कॉन्ड्रक्टिज के अंदर अवस्कर छिद्र पाया जाता है, जबकि ओष्ठिक्तिज के अंदर क्या होता है? ये अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। तो इन मछलियों के अंदर क्या होता है? अवस्कर नहीं पाया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इन मछलियों के अंदर जो गुदा आहारनाल का अंतिम छिद्र होता है वो अलग खुलता है, जनन छिद्र अलग खुलता है, और जो आप कह सकते हैं मूत्र छिद्र है वो, या उत्सर्जी छिद्र है वो क्या खुलता है? अलग खुलता है। उसके अलावा इसके अंदर जो है बाह्य कंकाल की बात करें तो बाह्य कंकाल जो है प्लेकोइड शिल्पों का बनना होता है। बाह्य कंकाल प्लेकोइड शल्क का बना होता है, प्लेकोइड शल्क का बना होता है। जबकि यदि हम बात करें ओष्ठिक्तिज के अंदर, तो ओष्ठिक्तिज के अंदर ये कोर्स आदि होते हैं, और ये कोस्मोइड, गैनोइड और साइक्लोइड या टिनोइड हो सकते हैं। ये कोर्स आदि होते हैं, साइक्लोइड
गैनोइड व टिनोइड होते हैं, टिनोइड प्रकार के होते हैं। साइक्लोइड, गैनोइड व टिनोइड प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा क्या है कि बाह्य कंकाल मैंने बताया था कि ये त्वचा सल्क होते हैं कि जो कि त्वचा के रूपांतरण से बनते हैं। अब त्वचा के रूपांतरण से बनते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं मछली में। वैसे तो इसको मैं पूरा डिटेल में आगे आपको समझाऊंगा, पर थोड़ा सा अब आप यहाँ ध्यान रख लीजिए। इनके अंदर बाह्य कंकाल प्लेकोइड का सल्क का बना होता है, और यहाँ पर कोर्स आदि क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर साइक्लोइड, गैनोइड और टिनोइड, इसमें से प्रश्न आता है, छोटा क्वेश्चन 100% इसमें से कि बाह्य कंकाल में पाए जाने वाले सल्क के प्रकार पूछ लिए जाते हैं, या इन अलग अलग सल्कों की क्या क्या विशेषताएं होती है। प्लेकोइड जो सल्क होते हैं वो कॉन्ड्रिक्थिज में पाए जाते हैं, और ये ट्राइडेंट होते हैं, यानी ये जैसे सूल की तरह सतह से बाहर निकले रहते हैं। कौन से? प्लेकोइड सल्क। कोर्स आदि का मतलब आपने पढ़ा होगा बोटनी के अंदर, इम्ब्रिकेट व्यवस्था, कोर्स आदि व्यवस्था। और कोर्स आदि व्यवस्था आपने जब झींगे का बाह्य कंकाल पढ़ा था तो उसके अंदर जो उदर की प्लेटें होती हैं, उसके उदर के अंदर जो बाह्य कंकाल के रूप में प्लेटें पाई जाती हैं, उनके अंदर भी कोर्स आदि या इम्ब्रिकेट अवस्था पाई जाती है। कोर्स आदि व्यवस्था का मतलब ये होता है कि प्लेट नुमा संरचनाओं की इस प्रकार की व्यवस्था, जिसमें एक प्लेट का एक किनारा जो होता है या एक सतह जो होती है वो तो दबी हुई होती है, और दूसरी सतह क्या ऊपर की ओर निकली हुई होती है। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? कोर्स आदि कहलाती है। तो कोर्स आदि व्यवस्था के अंदर क्या होते हैं, जब सल्क जो होता है इस प्रकार से, जैसे हम ये थोड़ा डायग्राम बनाए इस प्रकार से, जैसे ये एक प्लेट मान लें अपनी, इसका ये सिरा यहाँ दबा हुआ है इस तरह से, ये व्यवस्था कोर्स आदि। जैसे अब ये प्लेट है, इसका ये सिरा, इसको ले लेंगे, ये प्लेट जो है इसका ये सिरा यहाँ दबा हुआ है और ये सिरा इसके ऊपर आ गया। इसी प्रकार इसका भी ये रहता है, इसका भी। इस तरह के प्लेटों की व्यवस्था हो तो उसको हम कहते हैं कोर्स आदि इम्ब्रिकेट व्यवस्था। साइक्लोइड जो होते हैं वो गोलाकार आकार के होते हैं और उभरे हुए होते हैं। गैनोइड और टिनोइड जो हैं वो लगभग सेम आकृति के होते हैं, और ये पारदर्शी प्रकार के जो हैं बाह्य क्या कहते हैं प्लेटें होती हैं, जो त्वचीय प्लेटें होती हैं, जिनको अपना डिटेल में पूरा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बाह्य कंकाल इनके अंदर केवल प्लेकोइड सल्क का बना होता है। इनमें साइक्लोइड, गैनोइड और टिनोइड प्रकार के सल्क होते हैं, और इनकी व्यवस्था कैसी होती है? कोर्स आदि होती है, जबकि इनके अंदर ऐसी कोई व्यवस्था, कोर्स आदि नाम की कोई व्यवस्था नहीं होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें इसके जो अमाशय की, अमाशय जो है इनमें जे आकार का होता है। अमाशय जो है इनमें जे आकार का होता है। अब जे आकार का मतलब जे की तरह मुड़ा हुआ होता है, और इनके अंदर जो है आकार परिवर्तनशील होता है। कुछ में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अमाशय का आकार परिवर्तनशील व कुछ में अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। अब देखिएगा जे आकार का अमाशय जो इस प्रकार होता है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये अगर अमाशय जी हम बनाएंगे, इस तरह का होता है। तो ये जे आकार की व्यवस्था इसके अंदर पाई जाती है, जबकि इनके अंदर या तो परिवर्तनशील आकार होता है, भोजन के हिसाब से उनका आकार परिवर्तनशील हो जाता है अमाशय का, या कुछ में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें आंत्र की, तो आंत्र जो होती है इसमें छोटी होती है, कॉन्ड्रिक्थिज में उसमें लंबी होती है। आंत्र या इंटेस्टाइन इनमें क्या होती है? छोटी होती है, वह वाल्व युक्त होती है। वाल्व क्या अभी मैं बताता हूँ, वाल्व युक्त होती है, जबकि इनमें बड़ी होती है, आंतर बड़ी व वाल्व रहित होती है। अब देखिएगा कि इनके अंदर छोटी होती है और ओस्टिक्थिज में क्या होती है? आंतर बड़ी होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि जो वाल्व है ये क्या होता है। जैसे ये अपने आंत मान लेते हैं इसका यदि हम सेक्शन काटें
तो हमने सेक्शन काटा, तो इसके अंदर क्या होता है, जो आंतरिक लेयर होती है, आंतरिक जो स्तर होता है वाल्व का, उसके अंदर इस प्रकार से यूं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन पाया जाता है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या पाया जाता है, घूर्णन पाया जाता है। आंतरिक जो अस्तर होता है उसके अंदर ये आंतर होगी बात की और ये आंतर का आंतरिक अस्तर हो गया। इस आंतरिक अस्तर के अंदर क्या होता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अस्तर का घूर्णन पाया जाता है। अब इस घूर्णन को उनकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे स्कोलियोडोन के अंदर ये 2.5 वलन होते हैं, ये वलन की संख्या कितनी होती है, 2.5 होती है। इस तरह से 1, 2 और ये हाफ या आधा, तो ये एक पूरा हो गया, ये दूसरा पूरा हो गया, ये क्या हो गया, आधा। तो ये 2 से 1/2 वाल्व पाए जाते हैं, जिसको स्क्रोल वाल्व भी कहते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, स्क्रोल वाल्व भी कहा जाता है। इनका यूज क्या है, इसका यूज क्या होता है, देखिएगा कि जैसे ही भोजन आता है अमाशय से आंत्र के अंदर, तो आंत्र के अंदर जब आता है तो भोजन जो आंत्र का अस्त्र है वो स्क्रोल वाल्व बनाते हुए घुमावदार स्थिति में रहता है, जिसके कारण भोजन लंबे समय तक क्या रहता है, यहाँ पर आंत्र में रहता है, जिससे उसका पाचन आसानी से हो जाता है। और साथ में इस स्क्रोल वाल्व के बीच में ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जो कि भोजन का अवशोषण करने में भी क्या होती है, सहायक होती हैं। तो स्क्रोल वाल्व भोजन को मतलब अधिक लंबे समय तक रोके रखता है आंत्र में, ताकि भोजन का पाचन भी हो जाए और साथ में भोजन के अवशोषण में भी क्या होता है, सहायक होता है। तो स्टूडेंट्स, आज अपने जो देखा है कॉन्ट्रैक्टिस और ऑब्स्ट्रक्टिस के अंदर अभी अपने 11 अंतर देखे हैं, लगभग 5 या 7 अंतर हो रहे हैं, जिनका अपने कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।